Okay, so let us start. Benchmarking of Sunpad is my topic. So we'll start with my first slide. This is a brochure, and in this brochure I have selected 3 keywords. How many? 3. First one is the sustainable future, which is there. Second one is the process, and last one is customer quality expectation. So before we go to benchmarking of Sunpad, we are also हम इन 3 शब्दों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे और उसके साथ में हम बेंचमार्किंग ऑफ Sunpad भी देखेंगे. So these are the 3 words, as I told you: sustainable future, customer quality expectations, and process control. So let's start with the first one, that is sustainable future. आप सभी जानते हैं अभी इस वक्त थोड़ा मार्केट में स्लो चल रहा है. मार्केट में ऑर्डर्स का पोजीशन अप एंड डाउन हो रहा है, एंड देयर इज लॉट ऑफ सैचुरेशन कमिंग इन द मार्केट. आप हर महीने पूछेंगे या देखेंगे तो 1 या 2 नई फाउंड्रीज आपके एरिया में शुरू हो रही है. एक्सपेंशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और इस हालत में जब नई फाउंड्रीज आ रही है, साथ ही में अपना एक्सपेंशन भी हो रहा है, तो देयर इज चांसेस ऑफ सैचुरेशन. तो इस सैचुरेशन में क्या होने वाला है? इट विल बी अ बायर्स मार्केट, नॉट सेलर्स मार्केट. तो यहाँ पर इसलिए सस्टेनेबल फ्यूचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है कि हम अपनी फाउंड्री को सस्टेन कैसे करें. आने वाले समय में हम सस्टेन कैसे रहेगा. अगर सस्टेन रहेंगे तो ग्रोथ कर पाएंगे, इंप्रूव कर पाएंगे. अगर सस्टेन नहीं रहेंगे तो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वहां पर मैं जो चीज देखता हूं वो है 3 C's. क्या? 3 C's. 3 C से जो शुरू होने वाले लेटर्स है. पहला है चैलेंजेस, चेंजेस, एंड थर्ड वन इज कॉम्पिटिशन. तो व्हाट आर द चैलेंजेस? सबसे पहले हम बात करेंगे चैलेंजेस के बारे में. तो सबसे पहली चैलेंज है हमारे सामने की प्राइस वॉर चल रहा है. आप कोई भी कस्टमर के पास जाएंगे तो कस्टमर 50 पैसे 20 पैसे के लिए भी आपसे ऑर्डर दूसरे फाउंड्री में दे रहा है. तो देयर इज अ प्राइस वॉर. प्राइसेस कम हो रहे हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी कुछ हद तक अप एंड डाउन हो रहे हैं, ज़्यादातर डाउन ही हो रहे हैं, जिसके वजह से कस्टमर आपसे काफ़ी हद तक प्राइस के बारे में काफ़ी आपको कम करने के लिए बोल रहा है, प्राइस में थोड़ा बहुत निगोशिएशन कर रहा है. तो उसके लिए एक प्राइस वॉर बहुत बड़ा चैलेंज आपके पास है. आपके पास जो ऑर्डर है दूसरी फाउंड्री 10 पैसा 20 पैसा 50 पैसा कम करके ले रही है. तो आपको कहीं ना कहीं इस मार्केट में अगर सस्टेन होना है तो आपको प्राइस में अपने आप को स्टेबल करना होगा, अपने आप को उससे बेहतर करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा. सेकंड वन इज स्किल मैन पावर. दैट इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज इन फ्यूचर आल्सो. कि मैन पावर हमें मिल रही है लेकिन वो स्किल है क्या? धीरे धीरे आप फिटलिंग शॉप में देखो, या फिर अल्फा लाइन या जो मैनुअल मोल्डिंग लाइन है वहाँ पर देखो, हमें अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मैन पावर लेने के. तो धीरे धीरे वो स्किल मैन पावर हमें नहीं मिल रही. वो लेना, उसे रिटेन करना एक सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है, और अभी भी हम फेस कर रहे हैं. सेकेंड वन इज द चेंज. दूसरा सी है चेंज. इसमें हम बात करते हैं बेसिकली जो टेक्नोलॉजी बदल रही है, जो नई फाउंड्री आ रही है. आप देखोगे तो 10 में से 9 फाउंड्रीज हाई प्रेशर डाल रही है, अल्फा नहीं डाल रही है. तो देयर इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी. आप देखोगे मैग्नीशियम ट्रीटमेंट, पहले हम मैनुअल मैग्नीशियम सैंडविच करते थे. अब जो फाउंड्रीज आ रही है वो सैंडविच में नहीं जा रही है, वो वायर मैग्नीशियम ट्रीटमेंट में जा रही है. तो देयर इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी, और वो चेंज अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जो कस्टमर है वो हमारे पास नहीं आएंगे, वो किसी और के पास जाएंगे, क्योंकि दे आर गेटिंग बेटर टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी इन दोस फाउंड्रीज. और उससे कहीं ना कहीं कॉस्ट भी उसकी कम होने वाली है, उसके जो रिजल्ट्स है वो बेहतर आने वाले हैं, और साथ में कंसिस्टेंसी रहने वाली है. तो दैट इज अनदर चैलेंज वी आर फेसिंग. नेक्स्ट वन इज कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आर चेंजिंग. पहले कस्टमर एस्थेटिक नहीं देखता था, सरफेस फिनिश नहीं मांगता था, पैकिंग के बारे में इतना वो सजग नहीं था, लेकिन अब दे आर लुकिंग ऑल दीज फैक्टर्स वेरी क्लोजली. कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस है कि आप उसे उसी रेट में या उसी प्राइस में और बेहतर क्वालिटी दे, कास्टिंग का वेट कम करें, यील्ड इंप्रूव करें. तो ये सारी चीजें कस्टमर आपसे मांग रहा है. दैट इज कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आर चेंजिंग. So that is big change, which is also a challenge for us. Next one is cost structure. Cost structure is changing.
पहले क्या होता था, कोई ड्राइंग हमारे पास आता था, हम उसका स्टडी करते थे, हमारी कॉस्ट निकालते थे, उसमें प्रॉफिट ऐड करते थे और कस्टमर को बोल देते थे ये मेरी प्राइस है। अब वैसा नहीं होता है। अब कस्टमर आपको बोलता है कि ये मेरी प्राइस है, आपकी कॉस्ट और आपका प्रॉफिट इसमें बिठा लो। So that is going to be a big challenge and big change which is happening. That is cost structure is changing. So we have to adopt those cost structure change also. Next one is competition. जो मैंने पहले बताया आपको कि competition आ रहा है। Competition में कई सारी नई foundries आ रही है, saturation हो रहा है और there is a buyer's market. अब हम हमारे रेट के ऊपर कास्टिंग नहीं बेच पाएंगे, बल्कि जो कस्टमर हमें रेट देगा उसमें हमें अपना कॉस्ट मैच करके कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न करना है। तो दैट इज बिकमिंग बायर्स मार्केट। तो इन सारी चीजों से अगर हमें इंप्रूव करना है, अपने आप को सस्टेन करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इज लेसर रिजेक्शन, हमें रिजेक्शन के ऊपर काम करना पड़ेगा। सेकंड वन इज कास्टिंग क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। वी हैव टू प्रोवाइड गुड सर्विस टू द कस्टमर, क्योंकि कस्टमर अगर गुड सर्विस हम उसे प्रोवाइड नहीं करेंगे तो दूसरे क्वालिटी में जाएगा। ऑन टाइम डिलीवरी इज अनदर चैलेंज फॉर अस, वो हमें करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि कॉस्ट स्ट्रक्चर बदल रहा है। कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर हमें ऑप्टिमाइज करना है तो कॉस्ट कंट्रोल भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज वेस्ट रिडक्शन, अगर कॉस्ट कम करना है तो वेस्ट रिडक्शन इज अनदर वे टू कंट्रोल द कॉस्ट। एडिक्वेट लोड एंड ऑर्डर्स, अगर हमारे पास एडिक्वेट लोड और ऑर्डर्स रहेंगे तभी जाके क्या होगा, हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा। अगर हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो हम हमारा फिक्स कॉस्ट कम नहीं कर पाएंगे और जो प्राइसिंग इस वक्त मार्केट में चल रहा है, जो कस्टमर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, वो हम नहीं दे पाएंगे। सो दैट हमें अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, इसलिए एडिक्वेट लोड और ऑर्डर्स हमें लाने पड़ेंगे। तो वो सब करने के लिए ऊपर जो लिखा हुआ है वो सब हमें करना पड़ेगा। ऑर्डर्स कब आएंगे? जब कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होगा, खुश होगा, आपके परफॉर्मेंस को वो अप्रिशिएट करेगा, तभी वो आपको रिपीट ऑर्डर देगा या नए पार्ट्स देगा। तो वो सारी चीजें अगर हमें पानी है तो उसके लिए हमें जो ऊपर लिखा हुआ है वो सारी चीज, जैसे रिजेक्शन कम करना है, ऑप्टिमाइजेशन करना है, वेस्ट रिडक्शन करना है, ऑन टाइम डिलीवरी है, ये सारी चीजें अभी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट मार्जिन्स। ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होगा और हम कस्टमर के जो प्राइजेस है उसे हम मीट कर पाएंगे। लास्ट वन इज गेन मोर प्रॉफिट। ये बेसिकली एक विशेष साइकिल है, अगर हम इसको देखेंगे तो ये विशेष साइकिल है। अगर हमें मोर बिजनेस पाना है तो वी हैव टू कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करना है, यूटिलाइजेशन करना है तो ऊपर दी हुई सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। तो दिस इज नथिंग बट अ विशेष साइकिल व्हिच वी हैव टू फेस। The second one word was process, correct? Sorry, second word we have taken is customer expectations. तो ये जो slide है, this is basically related to today's topic. कस्टमर एक्सपेक्टेशंस में अगर आप देखेंगे तो मेजर जो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है दैट इज मेजॉरिटी रिलेटेड टू मोल्डिंग एंड सैंड। वो क्या चाहता है आपसे? सरफेस फिनिश अच्छा हो, गुड सरफेस फिनिश। सेकंड वन इज कास्टिंग वेट कंट्रोल। उसका अगर 5 किलो है तो वो बोलेगा हमको ये 4-800 में इसको कैसे ला सकते हो आप, ड्राफ्ट कम करो, ये कम करो, स्वेलिंग रोको, मोल हार्डनेस बढ़ाओ, जिससे उसका भी कॉस्ट कम हो जाएगा और आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। सेकंड थर्ड वन इज एस्थेटिक लुक। एस्थेटिक लुक शुड बी बेटर, नो सरफेस डिफेक्ट, लेस फेटलिंग। अभी तो जीरो फेटलिंग या लेस फेटलिंग का काफी चर्चा हो रहा है सभी जगह। अगर वो कब होगा? जब आपका मोल्डिंग बेहतर होगा, आपकी सैट अच्छी होगी, आपको ग्राइंडिंग कम करना पड़ेगा, वो सारी चीजें करेंगे तभी वो पॉसिबल है। जीरो रिवर्क, कोई भी रिवर्क कास्टिंग में नहीं चलता है। अभी कई कस्टमर देखते हैं आप कि फेटलिंग के बाद ग्राइंडिंग मार्क उसको नहीं चलता है, रीशॉट के बाद वो दिखता है बाद में, तो यू डोंट वांट दैट ग्राइंडिंग मार्क आल्सो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वहां पर एक्स्ट्रा मेटल नहीं चाहिए, वेट कम से कम देने चाहिए, सारी चीजें अगर आपको इंप्लीमेंट करने की, उससे आपको जीरो रिवर्क हो जाएगा, जीरो डिफेक्ट। इट इज अगेन रिलेटेड टू काफी हद तक सैंड के ऊपर। तो ये पूरा जो स्लाइड है इसके बारे में अगर हमें इंप्रूव करना है तो वी हैव टू इंप्रूव आवर सैंड सिस्टम, जो हम
इस टॉपिक में आगे जाके देखेंगे। थर्ड वन इज प्रोसेस कंट्रोल। अगर एक्सपेक्टेशन को हमें पूरा करना है, हमें बेहतर परफॉर्म करना है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा प्रोसेस कंट्रोल इंप्रूव करना पड़ेगा। व्हाट इज प्रोसेस एरिया हमने आगे लिखा हुआ है। तो प्रोसेस कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट एंड यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा कि कई बार हम क्या करते हैं, स्पेशली जब हम सैंड की बात करते हैं तो हम वी बिलीव इन चेंजिंग द सप्लायर्स। हम क्या करते हैं, वी बिलीव इन चेंजिंग द सप्लायर। हमारा सैंड की क्वालिटी खराब है, पिलॉक नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो वी गो एंड चेंज सप्लायर डायरेक्टली और वी एक्सपेक्ट कि वो कोई मैजिक करेगा, वी एक्सपेक्ट ही विल डू सम मैजिक, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं आप में से बहुत से लोग मुझे जानते होंगे, तो मेरे पास जब भी कोई सप्लायर चल रहा होता है और मुझे किसी सप्लायर का फोन आता है सैंड एडिटिव का, मैं उसको पहले ही बोल देता हूँ, भाई साहब आना है तो आ जाओ, 10 मिनट बात करेंगे, चाय पियेंगे, लेकिन मेरा अभी बिल्कुल सही चल रहा है, आई विल नॉट गोइंग टू चेंज इट। क्योंकि वो 10 पैसा कम करके, 15 पैसा कम करके ऑर्डर लेता है, लेकिन कई बार क्या होता है, गलतियां हमारे अंदर होती है, हमारे प्रोसेस में होती है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है, एंड वी चेंज द सप्लायर। हमने एक्सपेक्ट कि वो गलतियां वो मटेरियल मैजिक के हिसाब से दूर करे, वो नहीं होगा। तो वी हैव टू फर्स्ट लुक एट आवर ओन प्रोसेस कंट्रोल। तो इसलिए प्रोसेस कंट्रोल इंपॉर्टेंट। मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी मटेरियल 10 to 15% से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं करता है। बाकी जो आपका 85-90% जो होता है इफेक्ट, वो आपके प्रोसेस का होता है। अगर आपका प्रोसेस सही है तो वो 90% इफेक्ट आपको जरूर मिलेगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो फोकस ऑन प्रोसेस कंट्रोल। नेक्स्ट वन इज लेस इज बेस्ट। लेस इज बेस्ट। हमेशा हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा बढ़ाओ, ये ज़्यादा बढ़ाओ, लेकिन ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में हम कई बार फंस जाते हैं। इसलिए जितना हम ऑप्टिमाइज करें, लेस का मतलब यहाँ पर कम नहीं है, इट इज ऑप्टिमाइजेशन। आपके हिसाब से, आपके क्वांटिटी के हिसाब से, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, आपके प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से आप उसको जितना ऑप्टिमाइज कर सकते हो उतना ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आएंगे। व्हाट इज प्रोसेस? Process is nothing but in converting input into output। बराबर, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है। इनपुट होता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होता है और आउटपुट होता है। तो अगर हम सिर्फ इनपुट को चेंज करेंगे और उम्मीद करेंगे हमारा आउटपुट अच्छा हो, तो वो नहीं होने वाला है। वी हैव टू आल्सो फोकस ऑन द प्रोसेस व्हिच इज इन बिटवीन, व्हिच इज कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे प्रोसेस वो बेहतर और प्रोसेस कंट्रोल इज अवेयर टू गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हाइल कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस है, वो जो हमारा वर्क इंस्ट्रक्शन है या हमारा जो एसओपी है, उसके वो सही है क्या, उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। वो 100% वहाँ पर फॉलो हो रहा है क्या। कई बार हमारा एसओपी सही होता है, वर्क इंस्ट्रक्शन सही होती है, बट द पीपल which are doing the work, they are not following it, they are not adhering to it, and that is why we are facing the issues. So this is the background I have given up to you, why this topic is important, why this session is important। क्योंकि हमें क्या करना है, we have to sustain, और सस्टेन करने के लिए हमें कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को अचीव करना है, अडेयर करना है, और वो करना है तो हमें हमारे प्रोसेस के ऊपर, हमारे सैंड प्लांट के ऊपर ध्यान देना है। दैट इज व्हाई द बेंचमार्किंग ऑफ सैंड प्लांट इज सो इम्पोर्टेंट। So now we go to our original topic, that is benchmarking of sand plant। Actually ये टॉपिक 3-3.5 घंटे का टॉपिक है कम से कम, अगर हम सीधी सारी बातें करेंगे तो। सो आई एम नॉट गोइंग टू दैट डीप। मैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है, जो हेडलाइंस है, जिसके ऊपर आपको काम करना है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। यू कैन टेक द फोटोग्राफ्स और यू कैन ऑल्सो गेट द कॉपी ऑफ दिस प्रेजेंटेशन थ्रू IF अगर आपको चाहिए हो। आप इतनी चीज़ें अगर हमारे फाउंड्री में, आपके सैंड प्लान में देखेंगे, तो मुझे लगता है आपका सैंड प्लान वन ऑफ द बेस्ट सैंड प्लान काम करेगा। कोई भी मटेरियल रहेगा तो वो इस प्रोसेस कंट्रोल के साथ आपको बेहतर रिजल्ट और बेटर रिजल्ट्स दे पाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। द फर्स्ट वन इज चेकआउट प्रॉपर्टीज। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या है, वो चेकआउट प्रॉपर्टीज, यानी नॉकआउट के बाद कास्टिंग के ऊपर कितनी मट्टी रहती है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
जितनी ज़्यादा मिट्टी रहेगी उससे क्या होगा, आपका हॉपर लेवल डाउन हो जाएगा। आप जो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम सैंड का रखना चाहते हैं वो आप नहीं रख पाओगे, उसके वजह से आपका कास्टिंग में जो डेड क्ले है वो बढ़ेगा, कास्टिंग का वॉल्यूम कम होने के वजह से आपका रिटर्न सैंड का टेम्परेचर बढ़ेगा। ये सारी निगेटिव फैक्टर्स आपको देखने मिलेंगे। तो दैट इज व्हाई चेकआउट प्रॉपर्टीज दैट इज पिल ऑफ हैज टू बी वेरीफाइड। अगर वो सही नहीं है तो आपको फिर बैकवर्ड जाके काम करना पड़ेगा कि मेरा पिल ऑफ क्यों ठीक नहीं है। नेक्स्ट वन इज रिटर्न सैंड टेम्परेचर एंड प्रॉपर्टीज। ये एक एरिया है जहां पर हम बहुत कम काम करते हैं फाउंड्रीज में। रिटर्न सैंड के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम ज़्यादा ध्यान देते हैं प्रिपेयर्ड सैंड के ऊपर। लेकिन वो प्रिपेयर्ड सैंड जहाँ से बनती है वो रिटर्न सैंड की प्रॉपर्टीज क्या है, जब तक हमें नहीं पता चलेगा तब तक हमें उसके ऊपर काम नहीं कर सकते हम। जैसे एग्जांपल मैं दूं, अगर आपको ये महीने का बजट बनाना है तो आपका इनपुट कितना है, यानी आपको कितना सैलरी आने वाला है वो पता होना चाहिए, तभी जाके आप बजट बना सकते हैं। आपको बजट तो पता है कितना है, लेकिन मेरी इनपुट सैलरी मालूम नहीं है, तो मुझे कितना एडजस्ट करना है वो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको रिटर्न सैंड का जो एक्टिव क्ले है, उसका डेड क्ले है, उसका एलओआई, वीएम, उसका एएफएच, वो सब पता होना चाहिए, जिसके वजह से आप जो एडिशन कर रहे हैं वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सैंड कूलर। सैंड कूलर को कभी भी बाईपास करना नहीं चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, सैंड कूलर को हम बाईपास करते हैं और वैसे ही यूज करते हैं। अब लोगों का एक और इसे हम क्या कह सकते हैं कि गलतफहमी होती है लोगों की, सैंड कूलर क्यों होना चाहिए। लोग कहते हैं सैंड ठंडी है मेरी, सैंड कूलर की क्या जरूरत है, मेरी सैंड ठंडी है, मुझे सैंड कूलर की जरूरत नहीं। लेकिन सैंड कूलर सिर्फ सैंड के टेम्परेचर को कम नहीं करता है, तो वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो उसमें है वो है इट एब्सॉर्ब्स या फिर वो रिमूव्स दी डस्ट। डेड क्ले को कम करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो सैंड कूलर काम करता है। लेकिन कई बार हम उसे बाईपास करते हैं तो क्या होगा, आपका डेड क्ले आगे जाके बढ़ेगा, टेम्परेचर आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाओगे, आपका डेड क्ले बढ़ेगा तो क्या होगा, इट एब्सॉर्ब्स द मॉइस्चर, तो मॉइस्चर बढ़ेगा, मॉइस्चर बढ़ेगा तो फिर आपका सैंड फ्यूजन, रफ सरफेस फिनिश, स्वेलिंग, एक्सेस वेट, ये सारी चीजें आपको आने लगेंगी। तो सैंड कूलर शुड नॉट बी बाईपास। नेक्स्ट वन इज डस्ट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सिस्टम। आप कितना डस्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डस्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो वहाँ पर सेटिंग्स है वो सेटिंग्स आपको पता होनी चाहिए, और आपने क्या सेटिंग रखी है वो भी पता होना चाहिए। बहुत सारे कंट्रीज में वो जो वॉल होता है या फिर वो जो सेटिंग होती है वो कहाँ पर है वो भी लोगों को पता नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली। एक तो कूलर पे होता है बराबर, और दूसरा आपके मिक्सर के ऊपर होता है, लेकिन लोगों को ये भी पता नहीं होता कि वो सेटिंग कहाँ पर है, वो कितने के ऊपर रखी है, उससे कितनी डस्ट बाहर आ रही है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, और उसे डेली रूटीन में या फिर पीरियडिकली आपको वेरीफाई करना है। नेक्स्ट वन इज इनपुट सैंड टेम्परेचर। जैसे मैंने पहले बताया कि आपका कूलर का अंदर जो सैंड जा रहा है उसका इनपुट टेम्परेचर क्या है और उसका आउटपुट टेम्परेचर क्या है, और वो सैंड कितने टेम्परेचर को ड्रॉप कर रही है उस कूलर में, वो आपको पता होना जरूरी है। उससे क्या होगा, आप अपने कूलर की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आउटलेट टेम्परेचर, हमने ऑलरेडी देखा। उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट इन द सैंड। मॉइस्चर कंटेंट इन द रिटर्न सैंड। रिटर्न सैंड में कितना मॉइस्चर है, कई बार हम वो चेक भी नहीं करते, लेकिन वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कम से कम 1% से 1.5% होना चाहिए। तो वो क्यों होना चाहिए, उसका सबसे बड़ा कारण है कि मॉइस्चर के वजह से जो सैंड में, रिटर्न सैंड में जो मॉइस्चर होता है उसके वजह से बेंटोनाइट का एक्टिवेशन स्टार्ट होता है। बेंटोनाइट का एक्टिवेशन स्टार्ट होता है। अगर आपके रिटर्न सैंड में मॉइस्चर कम है तो वो बेंटोनाइट का एक्टिवेशन देर से शुरू होगा, उसका उतना टाइम नहीं मिलेगा जितना उसमें कैपेसिटी है। तो इसीलिए मॉइस्चर को कई बार हम बेड के ऊपर ऐड करते हैं,
कई लोग अभी कूलर में भी ऐड करना शुरू किया है। तो अलग अलग तरीके से हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं या इंप्रूव कर सकते हैं, जिसके वजह से जो सैंड हमें मिलने वाली है वो 1 to 1% के बीच में मिल जाए। नेक्स्ट वन इज सैंड एडिटिव्स। कितने सैंड एडिटिव्स हम डाल रहे हैं हमारे मिक्सर में, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है आगे, ऑप्टिमाइज। क्या करना चाहिए? ऑप्टिमाइज करना चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि लेस नहीं, लेस का मतलब कम नहीं है, आपको ऑप्टिमाइज करना है। हर सैंड प्लांट में ये कम या ज्यादा हो सकता है, हर सैंड प्लांट में ये कम या ज्यादा हो सकता है, डिपेंड ऑन योर सैंड प्लांट कि आपका रिटर्न सैंड का टेम्परेचर क्या है, सैंड टू मेटल रेशियो क्या है, आप कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपको जीसीएस कितना चाहिए, बहुत सारी चीजों के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आपका रिटर्न जो एडिटिव्स का परसेंटेज है वो क्या होना चाहिए, आपका मिक्सर का कंडीशन क्या है, मिक्सर की क्वालिटी क्या है, मिक्सर की जो ब्लेड का गैप है वो कैसा है, आपका मिक्सिंग साइकिल कैसा है, बहुत सारी चीजें, तो सारी चीजों के ऊपर वो डिपेंड करेगा। इसलिए यू हैव टू ऑप्टिमाइज बाय टेकिंग ट्रायल एंड एरर। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सैंड एडिटिव्स बाय टेकिंग ट्रायल एंड एरर। नेक्स्ट वन इज मिक्सर कंडीशन। जैसे मैंने अभी बताया आपको, मिक्सर कंडीशन एंड मेंटेनेंस। मिक्सर का कंडीशन वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। रोज अगर आप कर सकते हो इट इज वेल एंड गुड, कम से कम हफ्ते में एक बार वीकली ऑफ के दिन तो करना ही करना है। उसका मेंटेनेंस का मतलब है उसके ब्लेड के गैप वेरीफाई करना है, मिक्सर को क्लीन करना है, साथ ही में जो बॉटम का प्लेट है उसका कंडीशन देखना है। ये सारी चीजें आपको वीकली ऑफ के ऊपर करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मिक्सर का कंडीशन और उसका मेंटेनेंस। नेक्स्ट वन इज ब्लेड गैप स्क्रैपर। जैसे मैंने अभी बताया, मिक्सर क्लीनिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ मिक्सर। यूटिलाइजेशन ऑफ मिक्सर इज अनदर बिग चैलेंज। कई बार क्या होता है, मिक्सर होता है 500 kg का और उसमें हम 250 किलो या 300 किलो की मिट्टी डाल देते हैं। तो जो एमएससीबी है या पावर वाले हैं वो तो आपको आधा पैसा नहीं लेंगे, वो तो नहीं बोलेंगे आपने 250 किलो मिट्टी डाली है मुझे आधा ही बिल दे दो, वो तो उसका पूरा पैसा वसूल करेंगे। तो क्यों हम उसको आधा डाल रहे हैं, क्यों ना हम उसको कम से कम 90% तक यूटिलाइज करें। 500 किलो में कम से कम 460-470 kg मिट्टी डालना ही पड़ेगा। उससे कम डालोगे तो एक तो नंबर 1 यू आर लूजिंग योर मनी बाय इन्वेस्टिंग दी पावर, नंबर 2 इज यू आर अंडर यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेस। आप अंडर यूटिलाइज योर रिसोर्सेस करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका यूटिलाइजेशन नहीं होगा, आपका प्रोडक्शन कम होगा और उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके कॉस्टिंग पे आएगा। जो हमने पहले बताया कि कॉस्ट स्ट्रक्चर इज चेंजिंग, हमें कॉस्ट ऑप्टिमाइज करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमाइज प्रेशर एडिशन। यहाँ पर और एक चीज है, काफी लोगों में संभ्रम होता है, पीपल आर वेरी मच डाउटफुल कि प्रेशर एडिशन क्यों करे, मेरा हॉपर तो बोले मेरा हॉपर लेवल फुल है, मैं प्रेशर एडिशन नहीं करूंगा, मेरा पैसा बच जाएगा। बट एडिशन ऑफ प्रेशर इज नॉट टू मेक हॉपर लेवल फुल ओनली। एक तो वो हम क्यों करते हैं, जो सैंड हमारी बाहर जा रही कास्टिंग को चिपक के उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, नंबर 1 एंड नंबर 2 विच इज मोर इम्पॉर्टेंट, कि आपकी जो कोर सैंड आ रही है अंदर जिसमें बाइंडर्स है, रेजिन्स है, उसके वजह से जो आपका पीएच कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, उस पीएच को एडजस्ट करने के लिए, उस पीएच को डाइल्यूट करने के लिए हम बेसिकली प्रेशर का एडिशन करते हैं। तो इसलिए ये कहना मुश्किल होगा कि मेरे हॉपर लेवल फुल है इसलिए मैं प्रेशर एडिशन कम करता हूँ या बंद करता हूँ। आप उसे ऑप्टिमाइज जरूर कर सकते हो। आई विल सजेस्ट कि ऑप्टिमाइज करो ताकि आपका पीएच भी बना रहे, आपकी लेवल भी बनी रहे, क्योंकि जितनी आप प्रेशर ज़्यादा डालोगे उतना डेफिनेटली आपका एडिटिव्स का कंजम्पशन बढ़ने वाला है। इसलिए बंद मत करो लेकिन उसे ऑप्टिमाइज करो। तो ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोर इनफ्लक्स एडेड इन द सिस्टम, और इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मेरे कितने कोर रोज के रोज सिस्टम के अंदर जा रहे हैं। ये भी डेटा बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि मेरे कितने रोज कोर मैं सिस्टम में डाल रहा हूँ, मेरा कितना इनफ्लक्स अंदर जा रहा है, उसके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, मेरी प्रेशर का परसेंटेज को एडजस्ट करना चाहिए। नंबर 1 इज मेरा हॉपर लेवल, नंबर 2 इज माय कोर इनफ्लक्स का इनपुट। ये दो चीजों से आप प्रेशर के एडिशन को क्या कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो।
नेक्स्ट वन इज सैंड टू मेटल रेशियो. सैंड टू मेटल रेशियो, वंस अगेन आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो. आपका जो प्रोडक्ट मिक्स है, आपका जो बॉक्स है, आपका जो कास्टिंग है, उसके हिसाब से ये प्री डिफाइंड होगा. आप कहोगे कि मैं उसको कम करता हूं तो वो नहीं कम कर पाओगे. तो वो उसमें आप बेहतर किस तरह कर सकते हो. जैसे कि सैंड टू मेटल रेशियो, आप 100 kg में अगर 50 kg कास्टिंग बना रहे हो 100 kg सैंड में, तो क्या होगा, लगभग 50% है. तो वो क्या होगा, आपकी सैंड ज़्यादा गर्म होने वाली है. तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, जैसे बेसिकली इससे क्या होता है कि आप जितना सैंड टू मेटल रेशियो आपका कम रहेगा, यानी आप कम सैंड में ज़्यादा मेटल निकालोगे, उतनी आपकी सैंड क्या हो जाएगी, ज़्यादा बर्न हो जाएगी, जल जाएगी. और जब वो सैंड वापस रिटर्न करके आएगी एज ए रिटर्न सैंड, वहाँ पर आपको जो आपने प्री डिटरमाइंड बेंटोनाइट डाला हुआ है, वो प्री डिटरमाइंड बेंटोनाइट काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा जली हुई है. उसे और ज़्यादा डोसिंग की ज़रूरत है. लेकिन आपको पता नहीं चलेगा ना कि वो सैंड कब आई मेरे मिक्सर में, आपको वो पता नहीं चलेगा. इसलिए कई लोग एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या अपनाते हैं कि जब भी आपका सैंड टू मेटल रेशियो कम होने लगता है, उस पार्ट के लिए आप पहले से एडिशन बढ़ा दो, ताकि जलने के बाद भी वो जो ऑप्टिमाइज लेवल है बेंटोनाइट के सैंड के अंदर, वो मेंटेन रहे. जैसे आपने 1:3 का कोई कंपोनेंट लगाया है, आपका रेगुलर जो एडिशन है 1% है, तो वहाँ पर आप 1.2 पहले ही कर दो, ताकि जब वो जलकर भी आएगी तो वो लेवल मैच कर पाएगी. आपका कोई कास्टिंग है जहाँ पर आपका सैंड टू मेटल रेशियो 1:7 है, वहाँ पर आप नॉर्मल रख सकते हो. जहाँ पर 1:12 है, जहाँ पर सैंड जलने वाली नहीं है, वहाँ पर आप कम भी कर सकते हो. मतलब मैं सिर्फ बढ़ाने को नहीं बोल रहा हूँ. जहाँ पर 1:12 है, आपको पता है कि मेरी सैंड ज़्यादा जलने नहीं वाली है, यहाँ पर मेरी सैंड में जो रिटेंशन है वो ज़्यादा होने वाला है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उस बेंटोनाइट के परसेंटेज को पहले से कम कर सकते हो, ताकि जहाँ पर ज़्यादा जा रहा है यहाँ पर कम जाएगा, कहीं ना कहीं वो बैलेंस हो जाएगा. तो ये सैंड टू मेटल रेशियो. उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स पर डे, नंबर ऑफ टर्न्स कितने होने वाले आपके सैंड के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका सैंड वॉल्यूम कितनी बार रोज घूमता है, इससे डिपेंड करेगा कि आपकी सैंड कितनी ज़्यादा गर्म होने वाली है, आपकी सैंड कितनी ज़्यादा खराब होने वाली है. जितने बार ज़्यादा घूमेगी वो सैंड, उतना क्या होगा, आपकी सैंड ज़्यादा गर्म होने वाली है. वो गर्म ज़्यादा रहेगी, रिटर्न सैंड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़्यादा मॉइस्चर एब्सॉर्ब करेगी. मॉइस्चर एब्सॉर्ब करेगी तो डेफिनेटली आपके इश्यूज आएंगे, जैसे कि आपका डेड क्ले बढ़ेगा, जैसे कि आपका सैंड फ्यूजन बढ़ेगा. मॉइस्चर बढ़ने की वजह से ब्लो होल्स आएंगे, सैंड फ्यूजन आएगा, कास्टिंग ड्रॉप आएगा, आने के चांसेस हो सकते हैं. तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के ये देखना है कि मेरा जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो जितने कम हो उतना अच्छा. उसके लिए क्या करना चाहिए, नंबर 1, आपका जो सैंड का वॉल्यूम है वो हमेशा मिनिमम 90% होना चाहिए. जो भी आपने डिसाइड किया वो कम रहेगा तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे, नंबर 1. नंबर 2, आपको वॉल्यूम का कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा कि मुझे कितनी सैंड रोज लगती है. अगर मुझे 2 या 3 टन्स रखने हैं तो मुझे नंबर ऑफ हॉपर्स भी शायद बढ़ाने पड़ेंगे, हॉपर्स की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी. तो उसके वजह से आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर सकते हो, जिससे आपकी जो रिटर्न सैंड आने वाली है वो बेहतर है. नेक्स्ट वन इज क्ले बॉल फॉर्मेशन. क्ले बॉल फॉर्मेशन कब होगा, जब आपका डेड क्ले बढ़ेगा, जब आपका सैंड का टेम्परेचर बढ़ेगा, जब आप रिटर्न सैंड गर्म आएगी और वो मॉइस्चर एब्सॉर्ब करेगी. तो दैट इज व्हाई क्ले बॉल इज इंपॉर्टेंट. क्ले बॉल फॉर्मेशन को आपको क्या करना है, कम से कम, जिसे हम क्ले बॉल फॉर्मेशन, इसको वोलेटिक्स भी बोलते हैं, बराबर. तो वोलेटिक्स को हमें कम करना है. सैंड गोइंग आउट डेटा मैच विथ सैंड इनफ्लक्स टू मेंटेन हॉपर. जो सैंड हम बाहर फेंक रहे हैं, मतलब क्या, जो सैंड कास्टिंग को निकल के नॉकआउट के एरिया में जमा करते हैं, उसका डेटा भी आपके पास होना चाहिए. मेरी कितनी सैंड बाहर जा रही है और उसके एवज में मैंने कितनी फ्रेश सैंड और न्यू सैंड अंदर डाली है, वो डेटा कहीं ना कहीं आपको मैच करना है. वो जब मिसमैच होगा उसका मतलब आपका हॉपर लेवल कम आने वाला है. वो अलग तरीके से मिसमैच होगा, उसका मतलब आपके पास एक्सेस स्टॉक में सैंड होगी, जो आपके एडिशनल आपके पास स्टॉक रहेगा. जैसे जीपीआई के पास रहता है, वो बाहर बेचते हैं, कैस्ट्रो के पास रहता है, वो बाहर बेचते हैं.
तो इस तरह से आप उसको जमा भी कर सकते हो, लेकिन वो पॉजिटिव में जाना चाहिए। ये निगेटिव में जाएगा तो आपका हॉपर लेवल कम आएगा और आपको बाहर से दूसरी स्टैंड डालनी पड़ेगी या फिर फ्रेश स्टैंड का एडिशन आपको बनाना पड़ेगा। फ्रेश स्टैंड एडिशन बनाएंगे तो फिर पेंटोनाइट बनाना पड़ेगा, कोलबॉन्ड बनाना पड़ेगा, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वन इज अवॉइड लीकेजेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये बहुत बेंचमार्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर कोई है तो ये, अगर जितने आप लीकेजेस सैंड प्लांट में रोकोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि ये सैंड प्लांट के लीकेजेस क्या करेंगे, आपका हॉपर लेवल या आपका सैंड का वॉल्यूम कम करेंगे। जैसे बैग में से हम समझो मिल्क लेके जा रहे हैं, उसको छेद है तो क्या होगा, घर जाते जाते पूरा मिल्क है वो नीचे गिर जाएगा। तो उसी तरह जितना सैंड आपके सिस्टम से इस लीकेजेस के वजह से बाहर आएगा, वापस उसे डालना पड़ेगा। वो डालते समय फिर उसमें डस्ट मिक्स होगा, ज़्यादा आदमी लगेगा। हमने ऑलरेडी देखा है कि देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ मैनपावर हमारे पास इस वक्त नहीं मिल रही है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवॉइड लीकेज ऑफ सैंड मिक्सर डोर एज वेल एज इन द सैंपलर। डोर में क्या होता है, मिक्सिंग के बाद जब हम सैंड छोड़ते हैं तब डोर ओपन होना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है वो डोर पूरी तरह बंद नहीं होता है, और जब एक्चुअली साइकिल चल रही है वहां पर थोड़ी थोड़ी सैंड या मट्टी जो हॉपर के मिक्सर के डोर से बाहर निकल के बेल के ऊपर से निकल जाती है, और वो मिट्टी हमारे बॉक्स में कई बार क्या होता है कास्टिंग सरफेस पे आ जाती है और हमें कास्टिंग में डिफेक्ट मिलते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो सैंड मिक्सर के डोर के लीकेजेस को अवॉइड करना है। नेक्स्ट वन इज मिक्सिंग साइकिल। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको ऑप्टिमाइज करनी है आपके कंपनी के या आपके फाउंड्री के हिसाब से। इसमें स्टैंडर्डाइज ज़्यादा हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको किस तरह की सैंड चाहिए उसके ऊपर आपको ड्राई मिक्सिंग और वेट मिक्सिंग साइकिल आपको ऑप्टिमाइज करनी है। नॉर्मली 15 होती है, कई बार 20 करते हैं, कई लोग 25 करते हैं ड्राई मिक्सिंग तक, लेकिन 15 में मेरे जीसीएस क्या आ रही है, 20 में मेरी जीसीएस क्या आ रही है, 25 में मेरी जीसीएस क्या आ रही है। आप जब ट्रायल एरर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे मिक्सर में, क्योंकि मिक्सर का डिज़ाइन हर किसी का अलग है, मिक्सर की कैपेसिटी अलग है, आपके रिटर्न सैंड अलग है, तो उसके हिसाब से आपकी ड्राई मिक्सिंग और वेट मिक्सिंग की साइकिल आपको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करके डिफाइन करनी चाहिए। एक वापिस आपका खुद का एक एक्सपेरिमेंट होगा जिसमें आपको ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। फिजिकल वेट ऑफ सैंड एडिटिव पीएलसी है, आपने सेट कर रखा है, लेकिन पीएलसी के हिसाब से वो गिर रहा है क्या, आपने सेट किया है 500 kg का मिक्सर है, 5 kg आपने सेट किया है, लेकिन वो 4.5 गिर रहा है, 5.5 गिर रहा है, 6 गिर रहा है, आपको फिजिकली वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। कई बार मैंने देखा है कि 5 kg सेट किया हुआ है लेकिन गिरता ही नहीं है, और वो समझ में आता है 2 दिन के बाद, क्योंकि वो किसी ने वेरीफाई नहीं किया है। और पता क्यों चला, क्योंकि सैंड का रिजेक्शन बढ़ गया। जब वापस आए तो देखा जीसीएस कम हुआ है, जीसीएस को कम हुआ है, पीछे पीछे जाते देखा तो बेंटोनाइट नहीं मिला। ये घटी हुई घटनाएं हैं जो मैंने कई फाउंड्रीज में जो मैं ढूंढता हूँ वहाँ पर देखी हुई है। तो इसलिए मुझे वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियडिकली शिफ्ट में एक बार करो, दिन में शिफ्ट में एक बार करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 24 घंटे में बहुत ज़्यादा टाइम होगा, 8 घंटे में एक बार आप करोगे तो उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। बेंटोनाइट का एमबी वैल्यू वो आप इनकमिंग में वेरीफाई करते 380 से 420 के बीच में उसका आपको रखना है। कई बार आजकल वो 400 नहीं मिल रहा है, 380 से 370 के हिसाब से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको फिर जो हमने पहली चीज़ देखी थी इसके पहले वाले स्लाइड में, मिक्सिंग साइकिल, उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है एमबी वैल्यू, एमबी वैल्यू हमारे हाथ में नहीं है, नेचुरल रिसोर्स है। कई बार अभी क्या होता है, लोग कहते हैं कि हमें एमबी वैल्यू उतनी नहीं मिल रही है, 380 390 नहीं मिल रही, 370 ही मिल रही है। तो अगर वो 370 में हमें वो जीसीएस लाना है तो वी हैव टू वर्क ऑन आवर प्रोसेस कंट्रोल। जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया था कि मटेरियल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ओनली फॉर 15%, 85% इज योर प्रोसेस कंट्रोल। तो वहाँ पर आपको प्रोसेस कंट्रोल में काम करके उस बेंटोनाइट से आप किस तरह से बेहतर जीसीएस उतना ही एडिशन करके किस तरह से ले सकते हो। क्या आप
मॉइस्चर बढ़ा सकते हो रिटर्न सैंड का, क्या आप मिक्सिंग साइकिल में काम कर सकते हो, क्या आप सैंड कूलर की इफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, जिसके वजह से आपका जो जीसीएस आने वाला है उसी एमबी वैल्यू में वो बढ़ सकता है। वो सारी चीजें आपको देखनी होगी। नेक्स्ट वन इज इनकमिंग सैंड, उसका एएफएस है सैंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर बहुत से लोग हम गलती करते हैं, क्या करते हैं, सैंड आती है स्टोर में जाती है, स्टोर वाला एएफएस चेक करता है और सैंड को एक्सेप्ट करता है। लेकिन लोगों को आजकल काफी लोगों को मतलब एजुकेशन हुआ है, बहुत सारे लोग अभी फाउंड्रीज में इन्वॉल्व है, लेकिन पहले तो इतना पता नहीं था, तो लोग एएफएस के ऊपर ही सैंड लेते थे। जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे कोई देखता ही नहीं था। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम क्या करते हैं, 2 पिक सैंड 3 पिक सैंड भी ले लेते हैं, क्यों, हमारा एएफएस मैच होता है इसलिए हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आगे जाके वो 2 पिक या 3 पिक सैंड आपके पूरे सैंड प्लांट के जो एएफएस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है उसको खराब करने वाले। 3 सैंड डिस्ट्रीब्यूशन या 2 पिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो सिंगल पिक ही चाहिए। रिजेक्ट की हुई सैंड कई बार हमारे पास आती है, परचेस वाला 50 पैसा कम है इसलिए एक्सेप्ट भी करता है, लेकिन क्वालिटी वाले ने वहां पर उसे रोकना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे आगे आने वाले सैंड में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट। सो सैंड डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैंड लीकेजेस मैंने पहले ऑलरेडी बताया आपको। सैंड कूलर मेंटेनेंस, 2-3 बार मैंने कूलर की बात की। कूलर की इफिशिएंसी आपको बढ़ानी पड़ेगी। कूलर इफिशिएंसी किस किस चीज़ों के ऊपर है, एक तो कूलर का मेंटेनेंस, हर हफ्ते कूलर का मेंटेनेंस होना जरूरी है। नंबर 2, कूलर में जो वाटर इनलेट जाता है, जो पानी अंदर जाता है, उस पानी का टेम्परेचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। वहां पर हम कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। उसको भी क्या होना चाहिए, कूलिंग टॉवर से उसका टेम्परेचर कंट्रोल करके वो अगर अंदर जाएगा तो वो आपको सैंड को ज़्यादा बेहतर ठंडा करेगा, उससे आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। हम क्या करते हैं, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। कूलिंग टॉवर के ऊपर कूलिंग टॉवर का मेंटेनेंस नहीं करते हैं, कूलर का मेंटेनेंस नहीं करते हैं, कूलर में लीकेजेस होते हैं वो नहीं देखते हैं। जो सैंड अंदर जाती है उसमें हम क्ले बॉल्स रहते हैं या फिर छोटी छोटी गोलियां मेटल की रहती है, उसके वजह से कूलर की एफिशिएंसी डाउन होती है। वो सारी चीज़ें अगर आप कंट्रोल करोगे, उसके ऊपर आप काम करोगे, तो आप देखोगे कि सैंड कूलर की एफिशिएंसी आपको बेहतर मिलेगी। सैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हमने बात की, 150, 212 और 300 बेस पे रहेगी तो आपको बेहतर रिजल्ट देगी। आपका सरफेस फिनिश अच्छा रहेगा, कास्टिंग का एस्थेटिक लुक इंप्रूव होगा। एक और आखिरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हम क्या करते हैं, जो एक्टिव क्ले है वो कम हो जाता है, जीसीएस कम हो जाता है, तो हम इमीडिएटली क्या करते हैं, 2 kg बेंटोनाइट बना दो, 2 kg बेंटोनाइट बना दो। तो क्या होता है, शॉक लगता है सैंड को। समझो आप बीमार है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको बोलेगा कि 3 गोलियां एंटीबायोटिक एक साथ खा लो, आप खाएंगे? 3 एक साथ गोलियां खाओगे? आप क्या बोलोगे? 1 एट अ टाइम। आधी होती है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक बार एक साथ आप 3 गोलियां खाओगे तो वो स्ट्रॉन्ग डोज आपके शरीर को क्या होगा, मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो आपका शरीर उसे झेल नहीं पाएगा। उसी तरह सैंड भी है, आप 2 kg एकदम बढ़ाओगे तो वो पूरी सैंड सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए जब बढ़ाना है तो आधा आधा kg के हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। आप एक साथ उसे शॉक दोगे। वैसा और एक चीज़ होती है, देखिए मैंने बहुत सारी पाउडर में देखा है, फ्रेश सैंड एडिशन। फ्रेश सैंड एडिशन क्या होता है, नाइट शिफ्ट को बता के जाता है कि ये 2 टन सैंड है, आपको 15-15 kg के हिसाब से बक्से के ऊपर डालनी है और ख़त्म करनी है। सुपरवाइजर के ध्यान में आता है सुबह 7 बजे कि मैंने सैंड डाली ही नहीं है, तो क्या करता है, पूरे लड़कों को लेके एक साथ आधा घंटे में वो 2 टन सैंड सिस्टम में डालते हैं। उसे क्या होने वाला है, आपका लेयरिंग होने वाला है। वो जो फ्रेश सैंड का एक लेयर बनेगा और वो जब आपके मोल्डिंग लाइन पे आएगा रिटर्न सैंड करके, तो वहां पर आपका बेंटोनाइट काम नहीं करेगा, क्योंकि बेंटोनाइट में आपने रिटर्न सैंड का जो एक्टिव क्ले है वो 7 या 7.5% पकड़ के डाला हुआ है। यहाँ पर आपको वो नहीं मिलेगा, वहाँ पर वो 5% मिलेगा।
तो आपका एक्टिविटी कम होगा, जीसीएस कम होगा, और उसके जो कास्टिंग निकलेंगे उसमें आपको 50% सैम का रेजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, और आप फिर ढूंढते रह जाओगे कि क्या हुआ रात में, तो आपको पता नहीं चलेगा जब तक वो सीसीटीवी दिखाएगा नहीं। लेकिन इस तरह की चीज़ें होती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोसेस कंट्रोल को जितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो उतना करो, जिसके वजह से आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, मटेरियल इज ओनली 10 और 15%, आपका प्रोसेस कंट्रोल इज 85 to 90%। तो आप उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, उसको जितना बेहतर करोगे तो आपको बेहतर रिजल्ट उसी मटेरियल में मिल जाएंगे। आपको मटेरियल चेंज करने की जरूरत शायद ना भी पड़े। तो ये बेसिकली मेरा सेशन था। जैसे हमने शुरुआत की थी सस्टेनेबिलिटी के वजह से, तो वी स्टार्टेड विद द सस्टेनेबिलिटी। हमें सस्टेन करना है, उसके लिए क्या करना चाहिए? वी आर फेसिंग 3 C's। वी आर फेसिंग 3 C's, चेंज, चैलेंजेस एंड कंपटीशन। तो उससे कम कर उसमें बेसिकली जो 3 कीवर्ड हमने देखे थे, एक था सस्टेनेबिलिटी, नंबर 2 था कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, और नंबर 3 था प्रोसेस। तो मैं ये सेशन खत्म करने से पहले एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। जो हमने बात की 3 C की, चेंज, चैलेंजेस एंड कंपटीशन, तो उसके सिलसिले में एक मैं कहानी आपको सुनाऊंगा और उसके बाद मेरा ये सेशन खत्म करूँगा। एक कहानी एक जापान में, तो जापान में लोगों को फिश खाना बहुत पसंद है। जापान में लोगों को फिश खाना बहुत पसंद है, लेकिन वहाँ के जो सीज है, फिश हॉर्स है, वहाँ पर उतने अच्छे फिश नहीं मिलते थे। तो मछुआरे क्या करते थे, बहुत दूर 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 तक जाते थे, फिश को कलेक्ट करते थे, लेके आते थे और बेचते थे। लेकिन क्या होता था, जितने दूर जाने में आने में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता था, जिसके वजह से उस फिश का जो टेस्ट है वो टेस्ट खराब होता था, अच्छा नहीं रहता था। तो वो मछुआरे सोच रहे थे कि हमें किस तरह से उसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो उन्होंने जो उनके जो बोट थे उसके ऊपर उन्होंने फ्रीज़र लगाया। तो जैसे ही अंदर जाते थे वो फिश को पकड़ते थे, उसको फ्रोज़न करते थे और लेके आके फिर बेचते थे। उससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो हुआ, लेकिन फिर भी वो जो टेस्ट है वो टेस्ट उनको नहीं मिला। तो फिर वो सोचने लगे और बेहतर हम क्या कर सकते हैं। तो उनको और एक आइडिया आया कि अगर हम बोट के अंदर एक टैंक रखें जिसमें पानी होगा, और जैसे हम कोई फिश को पकड़ते हैं उस टैंक में रखेंगे तो बेहतर होगा, वो फिश जिंदा रहेंगे और हम जिंदा फिश लोगों तक पहुंचा पाएंगे, जिससे वजह से उन्हें और ज़्यादा अच्छा टेस्ट मिलेगा। तो उन्होंने वो भी ट्राई करके देख लिया। लेकिन क्या हुआ, जब वो फिश उस टैंक में जाएगा तो कुछ देर के लिए वो मूवमेंट करता है, लेकिन उसके बाद वो रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि पानी है, हवा है, वो जिंदा है। और उसके वजह से जो टेस्ट मिल रहा था वो फिर भी उतना अच्छा नहीं मिल रहा था। लोग उस फिश के लिए उतना पैसा नहीं देने को रेडी थे जो मछुआरा चाहता था। देन मैंने अगेन थिंक कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बाद में उस टैंक में क्या किया, एक शार्क मासा डाल दिया। क्या डाल दिया? एक छोटा वाला शार्क डाल दिया। तो उससे हुआ क्या, उस टैंक में एक शार्क है, जैसे ही मछली अंदर डालेगी तो शार्क क्या करेगा, उस मछली को खाने की कोशिश करेगा। और जैसे ही मछली को खाने की कोशिश करेगा, मछली क्या करेगी, अपने सर्वाइवल के लिए घूमने की कोशिश करेगी। तो वो 50 अगर मछलियां अंदर डालता था तो उसमें से 5 या 6 मछलियां वो शायद खा जाता था, लेकिन 45 मछलियां जो बचती थी वो फ्रेश रहती थी, बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग, दे आर मूविंग। हमारे आज के इंडस्ट्री में यही है, जितना हम कंफर्ट जोन में जाएंगे, रिसेशन नहीं रहेगा, कंपटीशन नहीं रहेगा, चेंजेस नहीं रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, उस मछलियों की तरह आराम से रहेंगे। अब हमारे पीछे क्या है, कंपटीशन है, चेंज है, चैलेंजेस है, और उसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ नया ढूंढ रहे हैं। और इसीलिए शायद इसलिए हम जिंदा भी हैं और इसलिए हम इम्प्रूव भी कर पा रहे हैं। अगर वो सारी चीज़ें या 3C नहीं रहेंगे तो शायद हम उतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। हम कंफर्ट जोन में जाएंगे और कंफर्ट जोन में शायद हम उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए 3C हमारे लिए अच्छे हैं और उम्मीद करता हूँ कि इसमें हम इस 3C को
ओवरकम करने के लिए और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स करेंगे और ज़्यादा बेहतर काम करेंगे और हमारी कंपनी को, हमारे इंडस्ट्री को, हमारे देश को और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं मैंने सेशन को ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।